यूके SSC भर्ती घोटाला मामले में सीएम धामी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री धामी बोले, जांच में तेजी लाए पुलिस, किसी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पीएसओ बनकर युवक कर रहा था ठगी। मंत्री ने थाने में दी तहरीर, पुलिस ढूंढ रही ठग का ठिकाना। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ली लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक। अपनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी निर्माणाधीन मोटर मार्गों के संबंध में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और देहरादून के मालदेवता में आई आपदा का ND24 ने लिया जायजा। पीड़ितों का जाना हाल, पीड़ितों की सरकार से गुहार, हमको दे नए आशियाने। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से मिल रही है। यूके SSC पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री धामी ने इस केस से जुड़े हुए तमाम आरोपियों को पकड़ने के लिए न केवल STF को भी निर्देश दे रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ सीएम कह रहे हैं कि जिस परीक्षा में संदेह हो, जिस भी परीक्षा में, उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। सीएम ने यह भी कहा है कि दोषियों की अवैध संपत्ति जब्त की जाए। साफ तौर पर इसके निर्देश दे दिए गए हैं। गैंगस्टर और PMLA की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। यानी आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कितने सख्त नजर आ रहे हैं। इसे लेकर यूके SSC पेपर लीक मामला, जिसमें अब तक 23 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है और सीएम धामी स्वयं कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं। और मामले में सीएम धामी का कड़ा रुख है। सीएम धामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस परीक्षा में संदेह हो, उसकी कड़ी जांच करवाई जाए। दोषियों की अवैध संपत्ति जब्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। गैंगस्टर और PMLA की कार्रवाई के भी अहम निर्देश दिए हैं सीएम धामी ने। यानी सरकार इस मामले को बिल्कुल भी इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं कर रही है। और यही वजह है कि सीएम धामी भी लगातार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ सीधा मामला है और इन्वॉल्व्ड है पूरी तरह से युवा। महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, यूके SSC पेपर लीक मामले में सीएम धामी लगातार कड़ा रुख तो अख्तियार किए हुए हैं और अब उन्होंने बड़ी बात यह कही है कि जिस भी परीक्षा में संदेह हो, उसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दोषियों की अवैध संपत्ति जब्त कीजिए, गैंगस्टर PMLA की कार्रवाई कीजिए, जो हो सकता है कीजिए, लेकिन ऐसे आरोपियों को पकड़िए और नेस्तनाबूद कीजिए बिल्कुल इनको। बिल्कुल विवेक, ये बहुत बड़ा मामला है और आज वाकई मुख्यमंत्री ने अब इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि न सिर्फ यूके SSC पेपर लीक मामले में, बल्कि इसके अलावा जो अन्य भर्तियां आज तक इस प्रदेश में हुई हैं और उन भर्तियों में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उन पर तो कार्रवाई की ही जाए। साथ ही उन्होंने जो अवैध संपत्तियां बनाई हुई हैं, उन अवैध संपत्तियां जो अर्जित उन्होंने की हैं, उन पर भी फौरी तौर पर यहाँ पर कार्रवाई की जाए। और DGP को भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो पुलिस की जो जांच चल रही है, उस जांच में और ज्यादा तेजी और सख्ती लाई जाए, ताकि ऐसे जो भी दोषी इस प्रकार के प्रदेश में हैं, जो सरकार की साख खराब कर रहे हैं या फिर जो उन अभ्यर्थियों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी साल भर मेहनत करते हैं लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से उन लोगों का चयन नहीं हो पाता, तो ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए मुख्यमंत्री ने इस तरह का एक कड़ा रुख अपनाया है। और साथ ही जो यूके SSC मामला है, वो एक बार फिर से ये कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर यूके SSC पेपर लीक मामले में दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा।
चाहे वो किसी भी स्तर का जो नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो। क्योंकि अगर हाकम सिंह रावत की हम बात करें तो हाकम सिंह रावत जिला पंचायत सदस्य था भारतीय जनता पार्टी का, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी में भी अगर कोई भी नेता होगा तो उसको ना तो संगठन माफ करेगा ना ही सरकार माफ करेगी, जिसके फलस्वरूप ये देखने को मिला कि उसको पार्टी से 6 साल के लिए तो फौरी तौर पर महेंद्र भट्ट ने निष्कासित किया, और उसके बाद आज वो सलाखों के पीछे है। और अभी भी उसकी जो अवैध संपत्तियां जो हाकम सिंह रावत की हैं उनकी लगातार छानबीन की जा रही है कि कहां से इतना पैसा इसके पास आया, हाकम सिंह रावत के तार कहां कहां जुड़े हुए थे। उसके अलावा जो अन्य जो लोग हैं जो पकड़े गए हैं उन तमाम लोगों की छानबीन की जा रही है। उन तमाम लोगों से ये पता किया जा रहा है कि इन लोगों ने कितनी संपत्ति कमाई है और कहां कहां इन लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं। विवेक, बिल्कुल। एक मैं अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल जरूर करना चाहूंगा कैलाश, क्या जिस तरह से सीएम धामी जो कि सरकार के मुखिया हैं, और जाहिर सी बात है जब प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति ये बात करता है तो क्या वो बड़ी मछलियां जो अभी तक ये मान के चल रही थी कि चलिए छोटे छोटे तो लोग पकड़े जा रहे हैं, अहम कड़ी हमारे तक कहां आएगी, अगर वो दोषी हैं, शामिल हैं इस पूरे खेल में, तो क्या अब उन पर भी खतरे की तलवार लटक रही है, माना जाए? बिल्कुल ये माना, ये स्पष्ट है कि उन पर भी खतरे की जो तलवार लटकेगी वो तलवार से उनकी गर्दन जरूर कटेगी। मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह चुके हैं और उन्होंने बार बार कई मौकों पर इस बात को कहा भी है। जब हमने भी उन पर सवाल किया था उन्होंने कहा था कि चाहे कोई छोटी मछली हो या फिर बड़ी मछली हो, या फिर यूं कहें कि कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि कुछ विधायक इसमें शामिल हो सकते हैं, अब वो कौन विधायक है इसकी मालूमात तो नहीं हो पाई है, लेकिन ये जांच इस वक्त एसटीएफ लगातार कर रही है कि कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने हाकम सिंह रावत जैसे मामूली शख्स को अपनी पनाह दी हुई थी। उनकी सरपरस्ती में हाकम सिंह रावत जैसे कई लोग इस तरह के पेपर लीक मामले में काम कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर जो बड़ी मछलियां हो जरूर आज नहीं तो कल उनका घेरे में आना तय है। एसटीएफ की रडार पर वो तमाम लोग हैं और जो जांच चल रही है, जो 23 गिरफ्तारियां हुई हैं विवेक जी, तमाम लोगों से पूछताछ हुई और पूछताछ के आधार पर ही ये जांच आगे बढ़ रही है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने डीजीपी को सख्त हिदायत दी है कि और तेज यहाँ पर एक्शन किया जाए, अन्य जो भर्तियां, अन्य भर्तियों को भी एसटीएफ के सुपुर्द कर दिया जाए, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का बिल्कुल एक स्पष्ट विजन है कि किसी भी कीमत पर किसी भी परीक्षा के अंतर्गत जो भी पेपर लीक हुआ हो या नकल से थ्रू यहाँ पर किसी को पास करवाया गया हो या फिर पैसा लेकर किसी को बैकडोर से एंट्री करवाई गई हो, तो उन तमाम लोगों पर जांच बैठनी तय है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम धामी ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया इस पूरे मामले में। और चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई। इस दौरान जसपुर तहसील के 19 गांवों को हटाकर काशीपुर तहसील में जोड़ने का निर्णय लिया गया। साथ ही परिवहन विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव करने, केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर कई फैसले और कोविड काल में हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली समेत 15 प्रस्तावों को अहम मंजूरी मिली। और चलिए अब बात करते हैं कालाडूंगी की। नगर में दुकानों और वाहनों में बढ़ती चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। दुकानदारों और जनप्रतिनिधियों ने तहसील पहुंचकर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में नशे का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से चोरियां भी बढ़ रही हैं। कालाडूंगी पुलिस से भी रात्रि गश्त बढ़ाए जाने की मांग की गई है। तो लगातार कालाडूंगी में चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है और लोग उप जिलाधिकारी के पास पहुंचे। साथ ही साथ पुलिस से रात्रि गश्त की भी मांग स्थानीयों ने की है। नशे को लेकर और जो नशे के साथ साथ जो नई जनरेशन है, युवा है हमारे, नशा करने के लत के कारण, नशे को अपना पूरा करने के कारण ये सब्जी की दुकानों में चोरी कर रहे हैं। और साथ ही साथ चोरी के साथ साथ ये आगे और भी गंभीर रूप हो सकता है। उन पर अंकुश लगाएं, पुलिस तो सहयोग कर रही है, लेकिन क्षेत्रीय जनता से ही मेरी अपील है कि यहाँ पे जो सट्टा और जो इसमें
और जो नशा कर रहे हैं लोग उन पर अंकुश लगाए। रुड़की के नगर निगम सभागार में ओबीसी आयोग ने जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पिछड़ा वर्ग जाति से संबंधित लोगों ने ओबीसी आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नेगी को जन समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नेगी ने बताया कि सरकार की पिछड़ी जातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के सत्यापन और अवलोकन करने के लिए जन संवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ओबीसी समाज की तमाम समस्याओं का निराकरण किया गया। इस दौरान आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नेगी भी मौजूद रहे। वर्ग आयोग टिहरी ये को छोड़ करके अभी पहाड़ी जिलों में हमने शुरू नहीं किया, हरिद्वार जिला हमने शुरू किया है। क्योंकि हरिद्वार जिला उत्तराखंड का ऐसा जिला है जिसमें 57 से 60 के आसपास यहाँ पर पिछड़े समाज की जनसंख्या है। उसके बाद उधम सिंह नगर भी बहुत बड़ा जिला है। तो हम पहले बड़े जिलों को के विकास खंडों को करने के बाद पहाड़ों में भी 3-3, 4-4 विकास खंड इसमें पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग रहते हैं। मंगलौर के तांशीपुर गांव में वृद्ध महिला की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। वृद्ध महिला अपनी बेटी के साथ घर पर अकेली रहती थी। हत्या के वक्त मृतका की बेटी घर से बाहर गई हुई थी। बेटी ने जब घर वापस आकर देखा तो वृद्ध महिला का शव लहूलुहान फर्श पर पड़ा था। महिला की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाने में जुट गई। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा करवाकर शव को पीएम के लिए भी भेजा। सीओ मंगलौर पंकज कुमार गेरोला ने बताया कि वृद्ध महिला 80 वर्ष उसकी लगभग उम्र बताई जा रही है और वो घर में अकेले अपने बेटी के साथ ही रहती थी। अज्ञात लोगों द्वारा महिला की गला रेतकर हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस ने यह भी कहा है कि जल्द ही इस वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। थाने में सूचना दी गई कि ताशीपुर गांव में एक लीलावती नाम की वृद्ध महिला है, उसका शव उस घर में पड़ा हुआ है। इस पर यहाँ पुलिस आई, उसकी महिला के शव को जो है उसका निरीक्षण कर उसको पंचायतनामे के लिए भेजा जा रहा है। इसके जो है किसी धारदार हथियार से हत्या होने का प्राइमा फेसी उसमें जानकारी मिली। हरिद्वार में युवा पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। युवाओं की मांग है कि क्षेत्र में नशे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही पुलिस प्रशासन अपनी कार्यशैली में बदलाव करते हुए नशे पर बड़ी कार्रवाई भी करे। वहीं मांगे पूरी न होने तक युवाओं ने आमरण अनशन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। तो हरिद्वार में नशे के बढ़ते कारोबार का युवा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आमरण अनशन पर युवा बैठे हैं और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से वे बेहद नाराज हैं और नशे पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं वो ये है कि हरिद्वार को नशा मुक्त बनाने के लिए जो हमारा प्रयास है वो निरंतर पिछले लगभग 1 साल से भी अधिक समय हो गया है। उसके लिए हम लोग जो है प्रयासरत थे, शासन प्रशासन से मिले, लेकिन क्या है स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके लिए आज हमने समाज के भले के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए और भावी पीढ़ी के लिए आज हमने जो है आमरण अनशन का जो रास्ता है वो मतलब एक तरीके से अपनाया है। और इसके लिए यदि हमारे प्राण भी जाएंगे तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हरिद्वार नशा मुक्त नहीं हो जाता हम ये अनशन जारी रखेंगे। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 चरस तस्करों को करीब 2 करोड़ कीमत की 5 किलो अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही 3,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। बता दें, पकड़े गए आरोपी मैदानी क्षेत्रों में चरस सप्लाई किया करते थे। फिलहाल इस मामले में 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो किच्छा में पुलभट्टा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 5 किलो अवैध चरस बरामद की गई। वहीं 3 आरोपियों की तलाश अभी जारी है। भट्टा थाना क्षेत्र में जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी हम लोग को, तो हम लोग इस पे काम कर रहे थे और हमने ठोस सुरागरसी पतरसी करके कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनसे लगभग 5 किलो जो है वो चरस बरामद हुई है।
निश्चित रूप से बहुत बड़ी बरामदगी है और इससे जो क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगेगा। और इनके पीछे हम लोग इनके जब हमने डिटेल इनकी खंगाली तो कुछ लोग हमें इस चेन में और भी ट्रेस हुए हैं जिनके संबंध में हम जांच भी कर रहे हैं और उनके नाम भी हम लोग प्रकाश में लाएंगे शीघ्र। और इसमें एक मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है, एक तराजू बरामद हुआ है और इस पूरे जो माल है लगभग 2 करोड़ रुपए इसकी कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और इसमें जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके द्वारा 7,000 रुपये का इनाम टीम के लिए घोषित किया गया और बहुत ही सराहनीय कार्य है। सीओ साहब के निर्देशन में कार्य हुआ है और एसओ साहब ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है। और हम लोग आगे भी ये अभियान जारी रहेगा नशे के विरुद्ध। और हम जनता से भी अपील करेंगे कि यदि कोई नशे के संबंध में उनकी सूचना आती है तो वो हमारे नंबर्स हैं, उन नंबर्स पे हमसे वो शेयर करें और उनकी सूचना को, उनके नाम को बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में अवैध चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से करीब 5 किलो से अधिक चरस बरामद कर ली। बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे मामले में 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ उधम सिंह नगर, यूपी, उत्तराखंड के तमाम थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपने सहयोगी ऋतु राज के साथ राजू सहगल, IND 24 न्यूज। बीते दिनों देहरादून के मालदेवता में आई बाढ़ के बाद जहां कुछ लोगों के मरने की खबरें भी सामने आई थी, वहीं बाढ़ से पीड़ित 11 परिवार शिव जूनियर हाई स्कूल में जीवन बिताने को मजबूर हैं। IND 24 की टीम ने देहरादून के मालदेवता का जायजा लिया और इन तमाम पीड़ितों से बात की। इन लोगों को सरकार से तो पूरी उम्मीद है, लेकिन सिर्फ एक बात की कसक है कि इनका सब कुछ तो खो चुका है। अब बस सरकार नए आशियाने दे ताकि ये लोग अपना जीवन गुजर बसर कर सके। जो सरखेत गांव है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और 11 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो लेकिन सरकार द्वारा यहाँ पे दिया गया है वो हम सब देख रहे हैं। तो लेकिन पूर्ति सब चीज की सिर्फ हमें जरूरत है तो हमें विस्थापित कर दे कहीं अच्छी जगह। 11 फैमिली बिल्कुल ही कुछ नहीं है इनके पास, सर ढकने के लिए कहीं भी इनके पास जगह नहीं है। सिर्फ हमारी इतनी मांग है कि हमें कहीं अच्छी जगह विस्थापित कर दे। और चलिए बात करते हैं लोहाघाट की। यहाँ पर कक्षा 9 में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मौत से घर में भी कोहराम मचा हुआ है। छात्रा के माता पिता काफी सदमे में हैं। लोहाघाट SO जसबीर सिंह चौहान ने बताया कि कोली ढेक की रहने वाली छात्रा द्वारा अपने ही घर में चुन्नी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। छात्रा के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही छात्रा ने आत्महत्या क्यों की इसकी जांच की जा रही है। परिजनों के मुताबिक छात्रा काफी होनहार थी। छात्रा के इस कदम से हर कोई हैरान है कि एक बालिका ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर हम लोग उसके घर कोलीडेक की एक घटना है वहाँ गए थे, तो तब तक बालिका का शव उतार दिया गया था। तो माता पिता द्वारा बताया गया है कि इसके द्वारा फांसी लगा के आत्महत्या कर ली गई है। शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। रुद्रप्रयाग में राजमार्ग पर मलबा और पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। केदारनाथ राजमार्ग पर मलबा गिरने के कारण आवागमन बंद है, जिससे आम नागरिकों को जाम जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। वहीं होटलों की बुकिंग फुल हो चुकी है, जिसे देखते हुए भारी संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। जो यात्रा मार्ग है हमारा रुद्रप्रयाग से लेके सोनप्रयाग तक और फिर आगे गौरीकुंड तक, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी रिसेंट बारिश में मानसून में लैंडस्लाइड हुई थी और अभी मार्ग ऑल्दो सुचारू है, लेकिन जो मलबा है उसको भी हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। और निश्चित तौर पे जो भी यात्रा जब पीक आएगी और या फिर अभी बढ़ेगी सितंबर में, उससे पहले वो समस्त मलबे को वहाँ से हटा दिया जाएगा। थराली में भारी बारिश के कारण जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते सड़क पर राहगीरों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि देवालवाड़ मोटर मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा समय पर रोड के गड्ढे भरवाए गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे।
वहीं बारिश के कारण विभाग के कार्यों की पोल खुल गई है। इस दौरान सड़क पर बने गड्ढों से परेशान व्यापारियों ने इसकी शिकायत विभाग से की है। दीवार मोटर बुरी स्थितियां हैं और जगह जगह गड्ढे हैं, जो कि लोग जो स्थानीय लोग पैदल जाते हैं तो गाड़ी जब चलती है तो पानी वानी उन पे गिरता है। तो इस पे सरकार को या पीडब्ल्यूडी को देखना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढे भरे जाएं और जगह जगह गड्ढे हैं और नालियाँ बनाई जाएं यहाँ पे, जिससे लोगों को असुविधाएं ना हो। दिक्कत की बात है थराली से और केदारनगर और मार्केट के बीच में जो सड़क के बहुत बुरे हाल हो रखे हैं और हमने अभी साथ से से निवेदन किया था कि इन गड्ढों को प्रॉपर तरीके से भरवा दें, जिससे कि जैसे शिशु मंदिर के बच्चे, विद्यालय के बच्चे, जितने भी लोग जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा उनसे निवेदन है कि कृपया आप अभी भी तत्काल इस पर ध्यान दें और इन गड्ढों को भरवा करके जो स्कूली छात्र और जो आम लोगों को जो परेशानियाँ हो रही उससे दूर कराने की कृपा करें। खटीमा के मुड़ेली गांव में नाली पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद हो गया। दरअसल नाली चौक होने और जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण रोड पर हमेशा पानी भरा रहता है, जिसके कारण आसपास के लोगों और राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जब अतिक्रमणकारियों से नाली खोलने की बात कही तब दोनों पक्षों में झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि ग्राम प्रधान और पुलिस बल को स्थिति संभालनी पड़ी और बंद नाली को जेसीबी से खुलवाया गया। मुड़ेली का मामला है तो ये नाली जो थी कुछ लोगों ने पाट रखी थी, तो वो पाटने की वजह से पानी जो था रोड पे जमा हो रहा था। आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसमें। तो जो है आज कुछ लोगों ने इकट्ठे होके मैंने आके जेसीबी बुला के तो वो नाली जो है खुदवाई है, साफ करवाई है और सुचारू रूप से जो है पानी निकलना स्टार्ट हो। हल्द्वानी की बात करते हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। जहां पिछले कई सालों से एक फिजिशियन के सहारे ही जिला चिकित्सालय चल रहा है, वहीं एक फिजिशियन ओपीडी भी संभाल रहा है। जिला चिकित्सालय में रोजाना 200 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। पिछले कई सालों से डॉक्टर्स की कमी चली आ रही है। स्वास्थ्य निदेशालय को अवगत कराने के बावजूद कोई सुधार अब तक नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे एक ही फिजिशियन है और फिजिशियन के ओपीडी और इंडोर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमारे द्वारा समय समय पर अवगत कराया जा रहा है महानिदेशालय को कि हम कोई फिजिशियन लेते हैं। तो अभी तो ऐसा कुछ आश्वासन नहीं मिला, अब देखते हैं। लोड बहुत पड़ता है उसमें, फिर अगर जितने ज़्यादा पेशेंटों के मैनेजमेंट भी टफ होगा, क्योंकि अकेले के लिए उसको सारा ओपीडी निपटाओ, वीआईपी ड्यूटीज़ होती हैं, उसके अलावा आपके सारे डिसेबिलिटी कैंप्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, इंडोर पूरा मैनेज करना है, तो अकेले फिजिशियन के लिए परेशानी होती है। अच्छा है कि एक फिजिशियन और आ जाए तो हमको बहुत हेल्प हो। कुमाऊं का सबसे बड़ा दौर कहलाने वाला हल्द्वानी द्वार आज स्वास्थ्य सुविधाओं के बदले जरा रो रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एक फिजिशियन के माध्यम से जो है पूरा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जबकि फिजिशियन महोदय के द्वारा कहना है कि मैं प्रतिदिन 1 से 200 से 300 मरीज लगातार दिखता हूँ। आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं देने की वादा देने वाली सरकार आज अपनी बदहाली पर रो रही है। वहीं फिजिशियन का कहना है कि मेरे द्वारा जो लगातार जो है मरीजों को भी देखा जाता है, ओपीडी भी दी जाए, इमरजेंसी भी की जाती है। वहीं सीएमएस ने बताया कि हमारे द्वारा शासन को लगातार अवगत कराया गया है कि एक ही फिजिशियन पूरे बेस चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसके चलते उसको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जाती। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है एक ही फिजिशियन के माध्यम से पिछले कई सालों से बेस चिकित्सालय हल्द्वानी का चल रहा है। आप स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं आपकी नज़रों के सामने। अपने सहयोगी दीपक तिवारी के साथ पंकज सक्सेना, IND 24 हल्द्वानी। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।